नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। इससे पहली वीडियो में हमने देखा यूरोप में राष्ट्रवाद और रूसी क्रांति। हमने पढ़ा 1905 का खूनी रविवार और 1917 की रूस की क्रांति। जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं नात्सीवाद और हिटलर का उदय। अब हम जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री के ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें यूरोप से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हैं। इससे पहली वीडियो में हम जहां रूस और फ्रांस की बात कर रहे थे, इस वीडियो में हम जर्मनी की बात करेंगे। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसी समय की प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ जब पूरा यूरोप प्रथम विश्व युद्ध में पूरी तरह से तहस नहस हो गया, तो कुछ देश हैं उनमें उस समय क्या क्या क्रांतियाँ हुई, क्या क्या गतिरोध हुए, उस सब के विषय में हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नात्सीवाद। हिटलर एक ऐसा किरदार जिसको पूरी दुनिया कभी नहीं भुला सकती। हिटलर, अगर हम हिटलर के बारे में सुने और इसमें पढ़ेंगे, जब दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी ने नरसंहार शुरू कर दिया, उसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास किस्म के लोगों को सामूहिक रूप से मारे जाने लगा। इस युद्ध में मारे जाने वाले लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक तथा 70,000 जर्मन के ऐसे नागरिक थे जो शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग थे। तो इतना बड़ा अत्याचार। हिटलर क्या था, हिटलर ने नात्सीवाद क्या बनाया, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम कुछ जो NCERT बुक के अंतर्गत प्रश्न हैं उन पर भी चर्चा करेंगे और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन और की पॉइंट जो फैक्ट हैं उनको भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। नाजीवाद। नाजीवाद ही वास्तव में नात्सीवाद है। यह क्या था? एक राजनीतिक विचारधारा जिसे जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने प्रारंभ किया था। हिटलर का मानना था कि जर्मन आर्य हैं और विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको सारी दुनिया पर राज्य करने का अधिकार है। अपने तानाशाहीपूर्ण आचरण से उसने विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। 1945 में हिटलर के मरने के साथ ही नाजीवाद का अंत हो गया, परंतु नाजीवाद और हिटलर होना मानवीय क्रूरता के पर्याय बनकर आज भी भटक रहे हैं। अब इसमें देखते हैं हम हिटलर क्या था, कौन था ये हिटलर जिसने इतनी क्रूरता की कि इतिहास में आज भी उसके नाम को लेते ही ऐसा एक दौर याद आता है कि जिसमें लाखों लोगों को मारा गया। कैसे जितने यहूदी थे, जितने मानसिक रूप से कमज़ोर थे, शारीरिक रूप से कमज़ोर थे, जो दिखने में सुंदर नहीं लगते थे, उन सबको मरवा दिया। चलो हिटलर देखते हैं। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया अलग देश है, ये ऑस्ट्रिया की बात हो रही है। 12 वर्ष की आयु में उसके पिता का निधन हो गया था, जिससे उसे आर्थिक संकटों से जूझना पड़ा। उसे चित्रकला में बहुत रुचि थी। उसने चित्रकला पढ़ने के लिए 2 बार प्रयास किए, परंतु उसे प्रवेश नहीं मिल सका। बाद में उसे मजदूरी तथा घरों में पेंट करके जीवन यापन करना पड़ा। एक पेंटर था जो मजदूरी करता था। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर वह सेना में भर्ती हो गया। वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। जो आयरन क्रॉस है उससे उसको सम्मानित भी किया गया। युद्ध समाप्त होने पर वह एक दल जर्मन लेबर पार्टी में सम्मिलित हो गया, जिसमें मात्र 20-25 लोग थे। हिटलर के भाषणों से अल्प अवधि में ही
उसके सदस्यों की संख्या हजारों में पहुंच गई। पार्टी का नया नाम रखा गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन लेबर पार्टी। जर्मन में इसका संक्षेप में नाम है नाजी पार्टी। हिटलर द्वारा संपादित इसके सिद्धांत ही नाजीवाद कहलाते हैं। जो हिटलर है वह एक ज़बरदस्त वक्ता था। उस वक्तव्य में इतना दम था कि लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। हिटलर ने जर्मन सरकार के विरुद्ध विद्रोह का प्रयास किया, परंतु क्या हुआ, उसे बंदी बना लिया गया और 5 वर्ष की जेल हुई। जेल में उसने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्ष लिखी। इस पुस्तक में उसके विचार दिए हुए हैं। इस पुस्तक की लाखों प्रतियां शीघ्र बिक गई, जिससे उसे बहुत ख्याति मिली। उसकी नाजी पार्टी को पहले तो चुनाव में कम सीटें मिली, परंतु 1933 तक उसने जर्मनी की सत्ता पर पूरा अधिकार कर लिया और एक छत्र तानाशाह बन गया। उसने अपने आसपास के देशों पर कब्जे करने शुरू कर दिए, जिससे दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। वह यहूदियों से बहुत घृणा करता था। उसने उन पर बहुत अत्याचार किए। कमरों में ठूस कर विषैली गैस से हजारों लोग मार दिए गए। 6 वर्षों के युद्ध के बाद वह हार गया और उसने अपनी प्रेमिका, जिसके साथ उसने 1-2 दिन पहले ही विवाह किया था, के साथ गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जो हिटलर है उसने 1945 में, जब उसको लगा कि अब तेरा बद से बदतर हाल होने वाला है, क्योंकि जर्मनी पूरी तरह से लुट चुका था, तो उसने अपनी जो प्रेमिका है, जिसके साथ उसने अभी 2-3 दिन पहले ही शादी की थी, उसके साथ उसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अब नाजीवाद के उदय के कारण देख लेते हैं कि क्या कारण थे जिससे नाजीवाद उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। हमने पिछली वीडियो में विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा कि यह विश्व युद्ध कितना भयानक था। इसको महायुद्ध कहा जाता है। इसमें कितने लोग मरे थे। इसमें जर्मनी हार गया। युद्ध के कारण उसकी बहुत क्षति हुई। इन सब के ऊपर ब्रिटिश, फ्रांस आदि मित्र राष्ट्रों ने उस पर अधिक दंड लगा दिए। उसकी सेना बहुत छोटी कर दी, उसकी प्रमुख खदानों पर कब्जा कर लिया तथा इतना अधिक अर्थदंड लगा दिया कि अनेक वर्षों तक अपनी अधिकांश कमाई देने के बाद भी कर्जा कम नहीं हो रहा था। 1914 में $1 बराबर 4.2 मार्क था, जो 1921 में 60 मार्क, नवंबर 1922 में 700 मार्क, जुलाई 1923 में 1,60,000 मार्क तथा नवंबर 1923 में $1 बराबर 25 खरब 20 अरब मार्क के बराबर हो गए। मार्क क्या था? मार्क जर्मनी की मुद्रा है। मुद्रा इतनी नीचे गिर गई कि एक पाव रोटी खरीदने के लिए भी लोगों को बैलगाड़ी में पैसे जो हैं वो भरकर लेके जाने पड़ते थे। अगर कोई नागरिक पाव रोटी खरीदेगा तो उसको भी अपने जो पाव रोटी खरीदने के लिए पैसे लेकर जाने पड़ते थे, अपने यहाँ की जो मुद्रा लेकर जानी पड़ती थी मार्क, वह बैलगाड़ी में भरकर लेकर जानी पड़ती थी। यानी कि जो मार्क है उसकी इतनी बुरी तरह से गिर चुकी थी। अर्थात मार्क लगभग शून्य हो गया, जिससे मंदी, महंगाई और बेरोजगारी का अभूतपूर्व संकट पैदा हो गया। उस समय चुनी हुई सरकार के लोग अपना जीवन तो ठाट बाट से जी रहे थे, परंतु देश की समस्याएं कैसे हल करें, उन्हें न तो कोई इसका
ज्ञान था और न ही बहुत चिंता थी। ऐसे समय में हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों से जनता को समस्याएं हल करने का पूरा विश्वास दिलाया। इसके साथ ही उसके विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो विरोधियों को मारने तथा आतंक फैलाने के काम भी कर रहे थे, जिससे उसकी पार्टी को धीरे धीरे सत्ता में भागीदारी मिल गई। और एक बार चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और संसद की सारी शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित कर ली। उसके बाद वे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कुछ बन गए। उन्हें फ्यूरर कहा जाता था। फ्यूरर कहा जाता था। किसको कहा जाता था? हिटलर को। प्रथम विश्व युद्ध के पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। जो ये वर्साई की संधि थी, इसने जर्मनी को पूरी तरह से बांध दिया था। इसकी वजह से जर्मनी की अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा। दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई। उनकी सेना का आकार सीमित कर दिया गया और भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गई। वर्साई की संधि को जर्मनी पर ज़बरदस्ती थोपा गया था। इस कारण एडोल्फ हिटलर और अन्य जर्मन लोग इसे अपमानजनक मानते थे और इस तरह से यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक थी। जो वर्साई की संधि थी, उसके कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो अब हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से इस अध्याय को और समझने का प्रयास करेंगे। हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो जर्मनी है, जर्मनी कैसे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी और नाजीवाद कैसे पनपा, क्या क्या घटनाक्रम और घटा, और जो हिटलर है वो क्यों ऐसा भयानक प्रतीत होता है। प्रश्न 1 देखते हैं। नाजीवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो नाजीवाद है उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। ये नाजीवाद, नात्सीवाद एक ही है। इसका उत्तर देख लेते हैं। नात्सीवाद का उदय जर्मनी में हुआ था। नात्सी लोगों ने एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में आधुनिक काल की सर्वाधिक बर्बर तानाशाही की जर्मनी में स्थापना की थी। नात्सीवाद की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। यहूदी नस्ल सबसे घटिया नस्ल है तथा संसार की अन्य सभी नस्लें यहूदी और जर्मन के बीच की नस्लें हैं। जो नात्सीवादी थे उनको लगता था कि जो यहूदी नस्ल है ये सबसे घटिया किस्म की नस्ल है और जो विश्व में दूसरे लोग रहते हैं वह जो हैं यहूदी और जर्मन नस्ल के बीच की नस्ल के लोग हैं। हिटलर का मानना था कि लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना ज़रूरी है। इससे मातृ देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और इन इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान से संबंध बनाए रखने में कोई समस्या नहीं आएगी। जो हिटलर सोचता था कि जितने भी आसपास के देश हैं उन सबको अपने में मिला लिया जाए। वह पूर्व में जर्मनी की सीमाओं को फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। नात्सीवाद के अनुसार राज्य सबसे ऊपर है। लोग राज्य के लिए हैं, न कि राज्य लोगों के लिए। उसने कहा कि जो लोग हैं वो राज्य के लिए है, राज्य जो है लोगों के लिए नहीं है। नात्सीवाद लोकतंत्र तथा साम्यवाद को जड़ से मिटा देना चाहता था। नात्सीवाद युद्ध तथा शक्ति के प्रयोग को राज्य के विस्तार के लिए आवश्यक मानता था। ये सब पॉइंट्स हैं, इसको हम पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और
चौथा पॉइंट, नाज़ीवाद के अनुसार ब्लाड नीली आँखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए तथा उसे ही पूरी दुनिया पर वर्चस्व स्थापित करने का हक है। जो नाज़ीवादी थे उनको, इसलिए इसको नस्लवादी भी बोल सकते हैं, उनको यह लगता था जो नीली आँखों वाले लोग हैं, जो जर्मन के अंदर नीली आँखों वाले श्रेष्ठ लोग रहते हैं, उन्हीं को जीवित रहने का अधिकार है। से जितने लोग हैं वो देखने में भद्दे हैं, उनको समाप्त कर देना चाहिए, और ताकि पूरे विश्व में एक जैसे लोग हों, ऐसी उनकी सोच थी। क्योंकि जो हिटलर था उसकी आंखें भी नीली थी, उसको लगता था मैं ही सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ और जो मेरी नस्ल के लोग हैं बस उन्हीं को जीवित रहने का अधिकार है, शेष तो घास का बाढ़ हैं, इनको मार दिया जाए, जला दिया जाए और इनसे विश्व को खाली कर दिया जाए। अब प्रश्न 2 देखते हैं, वर्साई की संधि के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। जो वर्साई की संधि थी इसके विषय में थोड़ा बहुत हमने पीछे देखा, और भी देख लेते हैं। वर्साई संधि के प्रमुख प्रावधानों का विवरण इस प्रकार है। जर्मन भविष्य आक्रमणकारी नीति का अनुकरण कर पुनः युद्ध न छेड़ दे, इसको रोकने के लिए जर्मनी की सैनिक शक्ति को घटा दिया गया। जर्मनी में लामबंदी और अनिवार्य सैनिक शिक्षा की मनाही कर दी। उसकी सेना की संख्या 1 लाख निश्चित कर दी। ये इतने बड़े पाबंद जो हैं उस पर लगे। शस्त्र बनाने, उन्हें बाहर भेजने या बाहर से मंगाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। जर्मनी के सैनिक विभाग की शक्ति सीमित कर दी गई। राइनलैंड और कील के क्षेत्रों को सेना रहित क्षेत्र करार दिया गया। जर्मनी की जलशक्ति में भी भारी कमी कर दी गई। ये सब जो है वर्साई की संधि में उसके ऊपर जो लगे प्रतिबंध हैं वो हैं, उसे पनडुब्बियां रखने की मनाही कर दी गई। उसे केवल 6 लड़ाई के युद्ध की सारी जिम्मेदारी, 6 लड़ाई के जहाज, 6 हल्के और 12 टारपीडो किश्तियाँ रखने का अधिकार दिया गया। यानी कि उसको थोप दिया कि आप केवल 6 लड़ाई के जहाज, 6 हल्के और 12 टारपीडो किश्तियाँ रखने का ही अधिकार रखते हैं। युद्ध की सारी जिम्मेदारी जर्मनी पर डाली गई। उसे युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 6 अरब 10 करोड़ पौंड की बड़ी धनराशि मित्र राष्ट्रों को देने के लिए विवश किया गया। अच्छा, ये मित्र राष्ट्र कौन से हैं? मित्र राष्ट्र में जो है ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका, ये मिलकर क्या बने थे? मित्र राष्ट्र। और दूसरी शक्ति कौन सी थी? केंद्रीय शक्ति, जिसको धुरी शक्ति भी बोलते थे, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान, ये छोटे छोटे से देश इतने बड़े बड़े देशों को परेशान कर रहे थे। लेकिन बाद में इन सब लोगों ने मिलकर इनको ध्यान दिलाया कि हम भी ताकतवर हैं। जर्मनी ने 10 लाख टन कोयला प्रति वर्ष फ्रांस को और 80 लाख टन कोयला प्रति वर्ष बेल्जियम और इटली को देना स्वीकार किया। युद्ध के लिए जर्मनी के सम्राट केसर विलियन को जिम्मेदार ठहराया गया। उस पर मुकदमा चलाने का निर्णय किया गया, परंतु वह जर्मनी से भागकर हॉलैंड चला गया। अतः इस दिशा में कोई कदम न उठाया जा सका। जब वो वहाँ से भाग गया तो उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाया। इस प्रकार जर्मनी के लिए यह संधि बड़ी अपमानजनक और घातक सिद्ध हुई और इसने जर्मनी को आर्थिक व सैनिक दृष्टि से असहाय बना दिया। आल्सेस और लोरेन के प्रांत फ्रांस को, यूपेन, मोर्सनेट और मालमेडी के 3 जिले बेल्जियम को, मेमल का तटवर्ती बंदरगाह लिथुनिया को और
लिथुनिया को और संपूर्ण पश्चिमी पर्शिया के प्रदेश पोलैंड को दिए गए। सार की घाटी की कोयले की खानों का अधिकार फ्रांस को दिया गया। सार का शासन प्रबंध 15 वर्ष के लिए लीग ऑफ नेशन की अधीनता में एक अंतर्राष्ट्रीय कमीशन को सौंप दिया गया। 1935 में वहाँ जनमत हुआ और उसके आधार पर सार की घाटी को जर्मनी के साथ मिला दिया गया। राइनलैंड को सेना रहित कर दिया गया। इस प्रदेश में किलेबंदी तोड़ दी गई और भविष्य में जर्मनी को इसकी किलेबंदी करने की मनाही कर दी गई। अब आप समझ सकते हैं कि वर्साई की संधि जर्मनी के लिए कितनी भयानक थी। डेजिंग को लीग ऑफ नेशन के अधीन एक स्वतंत्र नगर रखा गया। पोलैंड के विशेषाधिकारों को इसमें मान्यता दी गई। हेलिगोलैंड और ड्यून की बंदरगाहों तथा उनकी किलेबंदी को समाप्त कर दिया गया। बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को स्वतंत्र राज्यों की मान्यता जर्मनी को देनी पड़ी। पोलैंड को समुद्र तक पहुंचने के लिए जर्मनी के प्रदेशों में से एक संत रास्ता दिया गया। एक संत मतलब छोटा सा संकरा रास्ता था, वो दिया गया। जर्मनी से उसका औपनिवेशिक साम्राज्य छीन लिया गया और लीग ऑफ नेशन के शासन विभिन्न मित्र राष्ट्रों को सौंप दिया गया। पश्चिमी अमेरिका में जर्मन उपनिवेश इंग्लैंड को दिए गए। कैमरून और टोगोलैंड को फ्रांस को और इंग्लैंड में बांटा गया। फ्रांस और इंग्लैंड में बांट दिया गया। किस किस को? कैमरून और टोगोलैंड को। सैमोआ द्वीप न्यूजीलैंड को तथा सांगतुंग और क्याओ चाओ जापान को प्राप्त हुए। इस तरह से जो है जर्मनी को पूरी तरह से बांट दिया गया। उसकी हर तरह की शक्तियाँ, उसके क्षेत्र, सब कुछ उससे छीन लिए वर्साई की संधि में। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3, नाजियों के अधीन शिक्षण संस्थाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो नाजियों के अधीन शिक्षण संस्थान चलते थे वो कैसे थे, उनकी क्या रूपरेखा थी, इसको भी हम देख लेते हैं कि हिटलर कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहता था। एडोल्फ हिटलर ने इस बात का अनुभव किया कि बच्चों को नाजी विचारधारा सिखाकर ही नाजी समाज का निर्माण संभव है। अतः बच्चों को नाजी विचारधारा में शिक्षित करने के लिए विद्यालयों को माध्यम बनाया। इसके लिए नाजियों ने निम्न प्रयास किए। क्या क्या प्रयास किए? नाजियों ने सभी स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण किया, जिसका आशय था कि वे अध्यापक जो यहूदी थे अथवा जो राजनीतिक रूप से विश्वसनीय नहीं थे बर्खास्त कर दिए गए। यहूदी जितने भी अध्यापक थे उन सबको स्कूलों से निकाल दिया गया। राजनीतिक रूप से विश्वविद्यालयों में जर्मनों और यहूदियों को एक साथ बैठने खेलने की मनाही थी। नाजियों द्वारा यूथ लीग की स्थापना 1922 ईस्वी में की गई, जिसका नाम बदलकर बाद में हिटलर ने यूथ रख दिया। अवांछित बच्चे, यहूदी, शारीरिक रूप से विकलांग, जिप्सी आदि को स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया और अंततः 1940 ईस्वी में इन्हें गैस चैम्बरों में ले जाया गया। गैस चैम्बर क्या थे? उस समय हिटलर ने क्या किया कि जितनी बड़ी संख्या उसको मारनी थी, इतनी बड़ी संख्या को कैसे मारा जाए, तो उसने बड़े बड़े चैम्बर बनवाए। और बड़े बड़े चैम्बर ऐसे होते थे, चारों तरफ से घिरे होते थे और उसमें जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी, जिससे उसके अंदर लोगों को ले जाया जाता था और वहाँ छोड़ दिया जाता था। कुछ ही समय बाद वो जहरीली गैस के कारण मर जाते थे। उसने बच्चों को भी नहीं बख्शा,
स्कूल से जो है बच्चों को इकट्ठा कर करके गाड़ियों में भर भर के चैम्बर, जो गैस चैम्बर थे, उनमें पहुंचाया गया उनको मारने के लिए। स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें पुनः लिखी गई। नस्ल के बारे में नाजी विचारधारा को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान विषय लागू किया गया। यानी कि पूरी तरह से हिटलर ने सोच लिया कि अध्यापक, बच्चे और सिलेबस सब कुछ बदल दो, ताकि सब कुछ हमारे विचारधारा के अनुसार हो, जैसा हम चाहते हैं। नाजी विचारधारा के लोग ही आगे पैदा हों और नाजी विचारधारा के ही जितने भी युवक युवतियाँ बने वो सब नाजी विचारधारा के हों, और वो देखने में बिल्कुल ऐसे सुंदर होने चाहिए, नीली आँखों वाले होने चाहिए। यहाँ तक कि गणित की कक्षाओं के जरिए भी यहूदियों की खास छवि गढ़ने का प्रयास किया गया। जो यहूदियों उस समय गणित पढ़ाते थे उसको भी बिल्कुल गड़बड़ करने की कोशिश की। बच्चों को वफादार, आज्ञाकारी बनना, यहूदियों से घृणा करना और हिटलर की पूजा करना सिखाया जाता था। खेल सिखाने का उद्देश्य बच्चों में हिंसा एवं आक्रामकता पैदा करना था। हिटलर का विश्वास था कि मुक्केबाजी लड़कों को पत्थर दिल, मजबूत और मर्दाना बना देगी। युवा संगठनों को जर्मन युवकों को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 10 वर्ष की आयु के बच्चों को गुंगफ्रोक, जो गुंगफ्रोक है, ये उन्होंने एक ऐसा संस्था कह सकते हैं हम, जिसमें 10 वर्ष की आयु के बच्चों को लिया जाता था। 14 वर्ष से कम आयु के नाजी बच्चों का संगठन, जो गुंगफ्रोक क्या था, ये 14 वर्ष से कम आयु के नाजी बच्चों का एक संगठन था, एक संस्था थी, में दाखिल कराया जाता। 14 वर्ष की आयु में सभी लड़कों को नाजी युवा संगठन हिटलर यूथ का सदस्य बनना पड़ता था, जहां वे युद्ध की पूजा, हिंसा व आक्रामकता को गौरवान्वित करने, लोकतंत्र की निंदा करने, यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सी और अन्य इसी प्रकार के अवांछित वर्ग के लोगों से घृणा करना सीखते थे। यहाँ पर इनको घृणा करने की शिक्षा दी जाती थी कि कैसे हम ही श्रेष्ठ हैं, ये विश्वास करना है, शेष लोग मारने योग्य हैं, उनसे घृणा करो, जहाँ मिले उनको समाप्त कर दो। फिर 18 वर्ष की आयु में क्या होता था? 18 वर्ष की आयु में वे लेबर सर्विस में शामिल हो जाते, जिसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी एक नाजी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। तो ऐसी व्यवस्था हिटलर ने शिक्षण की। उसने सोचा कि मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा। प्रश्न 4 देखते हैं। जर्मनी में नाजीवाद का प्रसार किस प्रकार किया गया? अब जर्मनी में कैसे कैसे प्रसार किया है तो हमने अभी पीछे भी देखा, और भी आगे देखते हैं उसमें और क्या क्या किया गया। उत्तर देखते हैं इसका क्या है। जर्मनी में नाज़ीवाद का प्रसार इस प्रकार किया गया। हिटलर ने 1921 ईस्वी में नाज़ी दल का गठन किया था। नाज़ी दल का गठन कब हुआ? 1921 में। उसने जर्मन राजधानी बर्लिन की ओर एक अभियान जारी कर सत्ता हासिल करने की योजना बनाई थी, किंतु वह पकड़ा गया था। उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन सज़ा की अवधि पूरी होने पर उसे छोड़ दिया गया। उसे 5 साल की सज़ा हुई थी। दूसरा है, जेल में ही उसने एक पुस्तक मेरा संघर्ष लिखी। इस पुस्तक में उसने नाज़ी आंदोलन के दर्शन और डरावने विचार व्यक्त किए। इस पुस्तक में उसने बल प्रयोग, बर्बरतापूर्ण व्यवहार, महान नेता द्वारा शासन की महिमा का गुणगान करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयता, लोकतंत्र व शांति का मजाक उड़ाया। शांति का क्या उसने किया? मजाक उड़ाया। उसने जर्मन यहूदियों के प्रति बहुत ज़्यादा घृणा का प्रचार किया और उन्हें न सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए, बल्कि उसकी अनेक आर्थिक समस्याओं के लिए भी पूरा उत्तरदायी ठहराया। उसने उग्र राष्ट्रवाद का प्रचार किया।
और तीसरा क्या कारण था, हिटलर के सत्तारूढ़ होने से पूर्व जर्मनी में चुनाव हुए जिसमें नाज़ी दल को, समाजवादियों व कम्युनिस्टों को कुल मिलाकर जितने मत मिले थे उससे भी कम मत मिले। वह और उसका दल 650 स्थानों में से केवल 196वां स्थान ही ले सका। हिटलर राजनीतिक षड्यंत्रों के जरिए सत्ता में आया। चुनाव में विफलता के बावजूद जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 ईस्वी को उसे जर्मनी का चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया। हिटलर के सत्ता में आने के कुछ ही सप्ताहों के भीतर जर्मनी में जनतंत्र का ढांचा छिन्न भिन्न हो गया। और चौथा ग पॉइंट क्या है, सत्ता में आते ही हिटलर ने चुनाव कराने के आदेश दिए तथा आतंक का राज्य स्थापित किया। नाज़ी विरोधी नेताओं की हत्या बड़े पैमाने पर कराई गई। नाज़ी लोगों ने 27 फरवरी 1933 ईस्वी को संसद भवन में आग लगा दी। अग्निकांड के लिए जर्मन की कम्युनिस्ट पार्टी पर दोषारोपण कर उसे कुचल दिया गया। नाज़ी लोगों द्वारा आतंक फैलाने के बावजूद नाज़ी दल को संसद में बहुसंख्यक स्थान नहीं मिल पाए। फिर भी हिटलर ने तानाशाही अधिकार ग्रहण कर लिया तथा वह राष्ट्रपति भी बन गया। आगे क्या है इस प्रश्न में, श्रमिक संघों को प्रतिबंधित कर दिया गया। हजारों समाजवादियों, कम्युनिस्टों और नाज़ी विरोधी राजनीतिक नेताओं को मंत्रणा शिविर में भेज दिया गया। नाज़ी लोगों ने पुस्तकों को जलाना शुरू कर दिया। उन्होंने जर्मनी एवं अन्य देशों के प्रतिष्ठित लेखों की रचनाओं को आग के हवाले कर दिया। समाजवादियों, कम्युनिस्टों, यहूदियों को अपमानित एवं प्रताड़ित किया गया। देश में सैन्यकरण का एक विशाल कार्यक्रम आरंभ किया गया। नाज़ीवाद की विजय न केवल जर्मन लोगों के लिए बल्कि संपूर्ण यूरोप एवं विश्व के लिए विपत्ति सिद्ध हुई। द्वितीय विश्व युद्ध को आरंभ करने में इसकी प्रमुख भूमिका थी। तो बार बार प्रश्न में आता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो इन्हीं लोगों के कारण हुआ, हिटलर जैसे लोगों के कारण, जिन्होंने जर्मनी और यूरोप के बहुत सारे देशों में अपना तानाशाही रवैया दिखाया। प्रश्न 5 देखते हैं, जर्मन अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बताइए। अभी हमने आर्थिक मंदी के जो हैं प्रभाव देखे, पहले पढ़े, उनको इस प्रश्न के माध्यम से और समझने का प्रयास करेंगे। आर्थिक मंदी का जर्मन अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव को निम्न रूप में प्रकट किया जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले 1932 ईस्वी में 40% तक घट गया। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्यम वर्ग, खास तौर पर वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, रोजगार में लगे लोग, खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। बड़ा व्यापार भी संकट में था। जो बड़े व्यापारी थे उन पर भी संकट था। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। महिलाएं अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल हो रही थी। मजदूर या तो बेरोजगार हो गए या उन्हें घटी हुई मजदूरी मिली। बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन गई। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे या नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो नौजवान बेरोजगार हैं वो अपने गले में तख्ती लटकाए घूमते थे
कि मैं जो भी मुझे काम मिलेगा दिया जाएगा मैं वह काम कर लूँगा। इतना बुरा हाल था उस समय, हो गया था मंदी के समय। प्रश्न 6, नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? हिटलर ने, उत्तर देखते हैं इसका, हिटलर ने 1933 ईस्वी में जर्मनी का तानाशाह बनने के बाद शासन की समस्त शक्तियों पर अधिकार कर लिया। उसने एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का गठन किया। उसने लोकतांत्रिक विचारों को हाशिए पर डाल दिया। उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। नात्सियों ने जनता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए निम्न तरीके अपनाए। क्या क्या तरीके अपनाए थे जनता पर अधिकार करने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए? तो फर्स्ट देखते हैं, जनसंचार माध्यमों का उपयोग। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नात्सी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नात्सी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षण नारों और इश्तहारी परियों का खूब सहारा लिया जाता था। नात्सियों ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला और उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछित केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नासीवाद और सामाजिक आधार पैदा हुआ। इसी अभियान से नात्सीवाद को सामाजिक आधार पैदा हुआ। सेकंड देखते हैं, युंग फोक क्या था? युंग फोक 14 वर्ष से कम आयु, ये तो हमने पढ़ा भी, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नात्सी युवा संगठन था। 10 साल की उम्र में के बच्चों को युग फोक में दाखिल करा दिया जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नात्सियों के युवा संगठन हिटलर युद्ध की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध, उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदी, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछित से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। पहले भी ये पूरा पैराग्राफ आ चुका था दूसरे प्रश्न में। थर्ड पॉइंट देखते हैं, विशेष निगरानी एवं सुरक्षा दस्तों का गठन। पूरे समाज को नात्सियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स के अलावा गेस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस वाले जो हैं, SS और सुरक्षा सेवा का भी गठन किया गया। इन नव गठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य को एक बुखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। खुंखार हो गया, खुंखार, ये गलत लिखा, बुखार क्या होगा, खुंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्टापो के यंत्रणागृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृह में भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसमें चौथा पॉइंट देखते हैं, कम्युनिस्टों का दमन। अधिकांश कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। तानाशाही की स्थापना। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम की सहायता से जर्मनी में तानाशाही की स्थापना की गई। राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध। नात्सी दल के अतिरिक्त अन्य सभी राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों को प्रतिबंधित कर दिया गया। रैलियां और जनसभाएं।
नाज़ियों ने जनसमर्थन प्राप्त करने के लिए तथा जनता को मनोवैज्ञानिक रूप से नियंत्रित करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। फिर अग्नि अध्यादेश। सत्ता प्राप्ति के पश्चात अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। हिटलर के जर्मन साम्राज्य की वजह से नाज़ी राज्यों को इतिहास में सबसे खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। नाज़ियों ने जर्मनी की युद्ध में हार के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया। यहूदी गतिविधियों पर कानूनी रूप से रोक लगा दी गई और उनमें से अधिकांश को या तो मार दिया गया या फिर जर्मनी छोड़ने को बाध्य कर दिया गया। तो ये बड़े प्रश्न थे। अभी कुछ छोटे प्रश्न हैं, 5-7 छोटे प्रश्न हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। अति लघु प्रश्न। जर्मन की नाज़ी सरकार ने सर्वाधिक अत्याचार किस समुदाय पर किए? हाँ, पीछे में पढ़ा, यहूदियों पर सबसे अधिक अत्याचार किए। दूसरा प्रश्न। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में पहला परमाणु बम किस जापानी नगर पर गिराया? तो पहला परमाणु बम 1945 में कहाँ गिरा था? हिरोशिमा पर। प्रश्न 3। हिटलर ने आत्महत्या कब की? 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी जो प्रेमिका है उसके साथ आत्महत्या कर ली थी। प्रश्न 4। हिटलर की सेना ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? 1 सितंबर 1939 को हिटलर की सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। प्रश्न 5। विश्व तुष्टीकरण की नीति को सर्वाधिक बढ़ावा किस नेता ने दिया? तो किस नेता ने दिया? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने। जो चैम्बरलेन था उसने विश्व तुष्टीकरण की नीति को सबसे अधिक बढ़ावा दिया। प्रश्न 6 है, वाइमर गणराज्य का संबंध किस देश से था? तो वाइमर गणराज्य कौन था? ये जर्मन से था इसका संबंध। प्रश्न 7 है, जर्मनी के किस नेता को द फ्यूहरर के नाम से संबोधित किया जाता था? हिटलर को। हमने पीछे पढ़ा, हिटलर को क्या बोला जाता था? द फ्यूहरर। प्रश्न 8, राइक्सटाग के किस अधिनियम ने हिटलर को एक अधिकार संपन्न शासक बनाया? तो कौन सा एक्ट था वो था समर्थनकारी अधिनियम। क्या था? समर्थनकारी अधिनियम। प्रश्न 9, नाज़ी पार्टी का पूरा नाम क्या था? इस पार्टी का पूरा नाम राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी था। क्या था? राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी। प्रश्न 10 देख लेते हैं। हिटलर जर्मनी का भाग्य विधाता किस वर्ष बना? हिटलर 1936 ईस्वी में शासक की समस्त शक्तियाँ अपने में केंद्रित कर ली थी। हिटलर ने क्या किया? जितनी भी शक्तियाँ थी 1936 में सबका तानाशाह वह बन गया था। प्रश्न 11, हिटलर की विदेश नीति के 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो प्रमुख उद्देश्य क्या थे? नंबर 1, हिटलर जर्मनी को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहता था। नंबर 2, उसे विस्तारवादी नीति में विश्वास था। प्रश्न 12 देखते हैं, जर्मन संसद का क्या नाम था? तो जर्मन संसद का क्या नाम था? राइक्सटाग। क्या था? राइक्सटाग। प्रश्न 13, स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम से क्या अभिप्राय था? पीछे हमने पढ़ा, नाज़ी शासन में काल में स्कूलों से यहूदी और राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय लोगों को हटा दिया गया। अब बात हो रही है को स्कूलों से निकाल दिया गया। इन समस्त प्रक्रिया को स्कूलों की सफाई और शुद्धिकरण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 14, घेटो बस्तियाँ क्या थी? तो जो घेटो बस्तियाँ हैं किसको बोलते थे? घेटो बस्तियाँ बोलते थे यहूदी लोग समाज से अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें घेटो दड़बड़ा बस्तियाँ कहा जाता था। प्रश्न 15, दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? तो कौन सा है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो कि अमेरिका में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। ये प्रश्न यहाँ पर आ गया। 1929 ईस्वी तथा 1932 ईस्वी के चुनाव में नाज़ी पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले? 1929 के चुनाव में 2.6% और 1932 में 37% वोट प्राप्त हुए।
हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 1889 में हुआ। नाज़ी यूथ लीग का गठन कब हुआ? इसका गठन कब हुआ था? 1921 में, नहीं 1922 में, सॉरी। प्रश्न 21, युगफोक क्या था? तो युगफोक क्या था? युगफोक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नाज़ी युवा संगठन था। हिटलर यूथ संगठन में छात्रों को क्या सिखाया जाता था? हिटलर यूथ संगठन में छात्रों को क्या क्या सिखाया जाता है? युद्ध की उपासना, आक्रामकता की भावना, हिंसा, लोकतंत्र और साम्यवाद की निंदा और यहूदियों तथा अन्य अवांछितों से घृणा करना सिखाया जाता था। प्रश्न 21, नवंबर में अपराधी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? वाइमर सरकार को। नवंबर में अपराधी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? वाइमर सरकार के लिए। 22वां प्रश्न है, और 2-3 प्रश्न और बचे हैं, एक लास्ट प्रश्न बचा है, आगे फिर दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में किस संगठन की स्थापना हुई? तो किस संगठन की स्थापना हुई? स्पार्टकिस्ट लीग की स्थापना हुई। स्पार्टकिस्ट लीग की स्थापना बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में हुई। जो बोल्शेविक की क्रांति हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, तो इससे आगे की वीडियो में और हम पढ़ेंगे। वीडियो बड़ी हो गई है, इससे ज़्यादा फिर और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो पसंद आने पर उसको लाइक करें। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।